जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के यानी समाजशास्त्र के। ठीक है ना। अच्छा, पेपर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर कोड है SOC 101F। यह जो क्लास है आपका, ठीक है ना, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और आपके यहाँ पर देखा जाए MCQ एग्ज़ाम होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में होता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना। इसमें महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में आपके MCQ एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है ना। यानी उत्तर प्रदेश में जहाँ भी आपके MCQ एग्ज़ाम होते हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और ये जो क्लास है आपका, ये 2026 एग्ज़ाम 2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक को लिखा है लेविस कोजर ने। ठीक है ना। कब लिखा था? 1956 में। ठीक है ना। 1956 में लेविस कोजियर ने द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक को लिखा था। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अच्छा, इस क्लास में मैंने मेंशन करना भूल गया कि 2022 के इसमें क्वेश्चन है और 2020 के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना। 2020 का और 2024 के कुछ क्वेश्चन है, यानी 3 वर्षों का इसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है ना। आप लोग देखें, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाइप जरूर दे दीजिएगा क्लास को। ठीक है। चले, सेकंड क्वेश्चन है कि ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है किंग्सले डेविस ने। किसने लिखा है? किंग्सले। ठीक है ना, ये ग है। ठीक है ना, किंग्सले डेविस ने लिखा है। आपके ऑप्शन में है नहीं किंग्सले डेविस, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक को किंग्सले डेविस ने लिखा है, ये अपना याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। ये स्टेटमेंट मैकाइवर का है। मैकाइवर ने क्या कहा था? जो समाज संघर्ष है वो मिश्रित सहयोग है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी? अकबर ने और निमकाफ महोदय ने। ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के बीच में अंतर। ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सात्वीकरण आवश्यक रूप से है। सात्वीकरण आवश्यक रूप से क्या है? तो यह सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सात्वीकरण क्या है? सात्वीकरण, ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। चले, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक को लिखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने किया? देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमसे छूट गया था शायद क्वेश्चन पेपर में। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का जो वर्गीकरण है ये किंग्सले डेविस के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। और जो मैं की पॉइंट्स आपको दूंगा ना, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, किंग्सले डेविस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज में सामाजिक संघर्ष के को 2 मुख्य रूपों में विभाजित किया था। कौन से 2 रूपों में विभाजित किया? तो आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। आंशिक संघर्ष में क्या है गुरुजी? तो आंशिक संघर्ष वह स्थिति है जिसमें संघर्षता पक्ष, ठीक है, जो संघर्ष करने वाला पक्ष है किसी विशेष मुद्दे या साधन को लेकर असहज होते हैं, लेकिन वे समाज बुनियादी मूल्यों या बड़े ढांचे को नष्ट नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए वेतन वृद्धि के लिए मजदूरों की हड़ताल हो गई। अच्छा, पूर्ण संघर्ष क्या है? टोटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां संघर्ष इतना गहरा होता है कि एक पक्ष दूसरे के अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त करने या समाज के संपूर्ण ढांचे को बदलने का प्रयास करता है। जैसे
दो देशों के बीच युद्ध या क्रांतिकारी संघर्ष, जैसे रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वो क्या है, पूर्ण संघर्ष है, टोटल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, चलें। अच्छा, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना, क्या दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में है सारी चीज़ें। और ये आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ पीडीएफ, जितने भी मैं क्लासेस कराता हूँ, तो उसका आप लोग लोड कर लीजिएगा और वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। देखिए, किसने सामाजिक समूह को उदग्र एवं क्षैतिज समूह में वर्गीकृत किया। ठीक है ना, सामाजिक समूह को उदग्र एवं क्षैतिज समूह में दो लोगों ने वर्गीकृत किया है, एक है सोरोकिन और दूसरे हैं मिलर। ठीक है ना, दोनों का अलग अलग अपनी अवधारणा है, बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ जो दिया गया है उसके बारे में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, सामाजिक समूह को उदग्र एवं क्षैतिज समूह में किसने विभाजित किया, मिलर ने। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। कैसे, चलिए थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है ना, देखें, मिलर ने सामाजिक समूहों को दो प्रकार में बांटा है, क्षैतिज समूह और उदग्र समूह। ठीक है ना, क्षैतिज समूह एक ही सामाजिक वर्ग या स्तरों के सदस्य, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक होते हैं, ये क्षैतिज समूह का हॉरिजॉन्टल ग्रुप। अच्छा, उदग्र समूह क्या है, वर्टिकल ग्रुप, विभिन्न सामाजिक स्तरों के सदस्य जो एक पदानुक्रम यानी हायरार्की में होते हैं, जैसे किसी संगठन के विभिन्न अधिकारी या विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोग, जैसे राष्ट्र, धर्म, राजनीतिक दल इत्यादि। ठीक है। अच्छा, जो चार्ल्स कूले हैं इनके बारे में याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन पेपर में भी बताया था, प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा दी थी चार्ल्स कूले ने। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, दो तरीके से पूछता है, पूछेगा प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी, चार्ल्स कूले ने, पूछेगा द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी थी, चार्ल्स कूले ने, या तो फिर दोनों के एक ही में पूछ लेगा कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी थी, चार्ल्स कूले ने। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर्बर्ट मीड ने कौन सी अवधारणा दी थी, इन्होंने आई और मी की अवधारणा दी थी। पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि आई और मी की अवधारणा किसने दी है, हर्बर्ट मीड ने दी है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, समाजशास्त्र में लोकाचार, लोकाचार को क्या कहते हैं, फोकवेज। ठीक है ना, फोकवेज कहते हैं लोकाचार को। तो लोकाचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, फोकवेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, समनर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा की पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी बनेंगे और आपके डाउट भी क्लियर होंगे। देखें, समाजशास्त्र में लोकाचार यानी फोकवेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन समाजशास्त्री विलियम ग्राहम समनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज में किया था। ठीक है ना, मैंने इसे क्वेश्चन पेपर में बताया था, 1906 में इन्होंने फोकवेज पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में उन्होंने फोकवेज यानी लोकाचार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना। अच्छा, मैकाइवर और पेज क्या है, तो मैकाइवर और पेज इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया। ठीक है ना, और जो ब्रिस्टीड है इन्होंने क्या कहा समाजशास्त्र को लेकर, तो इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल ऑर्डर के रूप में देखा समाजशास्त्र को, रॉबर्ट ब्रिस्टीड ने। बोगार्ट्स ने क्या किया है, तो इन्होंने सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस की अवधारणा दी। कई बार पूछता है एग्जाम में, समाजशास्त्र में सामाजिक दूरी की अवधारणा किसने दी है, बोगार्ट्स ने। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले, क्लास अच्छा लग रहा होगा जरूर आप लोगों को, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चले क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया है। मैकाइवर और पेज ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष का, ठीक है ना, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया है, तो संघर्ष के दो प्रकारों का उल्लेख किया है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने किया है, किंग्सले डेविस ने किया है। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्या पूछा गया है, जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। वो 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं आपको जान लेना अनिवार्य है। ठीक है ना, देखें, पहला है समाज का खंडी विभाजन, दूसरा है पदानुक्रम यानी हायरार्की, तीसरा क्या है, तीसरा है खान पान और सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध, चौथा क्या है, नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं व विशेषाधिकार, पांचवा क्या है, पांचवा है पेशा चुनने में स्वतंत्रता का अभाव, छठा है विवाह पर प्रतिबंध। ये 6 प्रकार की विशेषताएं उन्होंने बताई थी
PDF मैं भेज दूंगा, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिमान का उदाहरण नहीं है। सामाजिक प्रतिमान का उदाहरण क्या नहीं है, देखिए लोकाचार यानी फोकवेज, और इसमें देखा जाए कानून और प्रथा, ठीक है ना। क्या हो गया, प्रथा हो गया, कानून हो गया, लोकाचार हो गया। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सामाजिक समाज के प्रतिमान है, ठीक है ना। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों आपके समाज के प्रतिमान हैं। मुहावरा प्रतिमान नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर पूछा गया है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक लिखी थी, किसके द्वारा लिखा गया है। इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखा गया है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जान लेना अनिवार्य है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम ने लिखी थी, जिसे 1912 में प्रकाशित किया गया था, और यह समाजशास्त्र में धर्म के अध्ययन पर एक मौलिक कार्य मानी जाती है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के टोटमिज्म यानी टोटमवाद का विश्लेषण करते हुए धर्म को सामाजिक घटना के रूप में समझाया। यहाँ आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के टोटमवादी जनजाति का अध्ययन किसने किया, तो किसने किया था, इमाइल दुर्खिम ने किया था, ठीक है ना। बाकी पुस्तक का नाम भी मैंने आपको बता दिया। या पूछेगा टोटमवाद की अवधारणा किसने दी, तो इमाइल दुर्खिम ने दी थी, ठीक है ना। कई तरीके से पूछता है, तो देखिए की पॉइंट को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूमिका प्रतिमान की अवधारणा दी गई थी। भूमिका प्रतिमान इतना आपको याद रखना है, यह अवधारणा R.K. मार्टन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सहयोग की विशेषता नहीं है। सहयोग की विशेषता कौन सी नहीं है, देखिए सामान्य लक्ष्य होता है सहयोग में, सामूहिकरण होता है, ऐच्छिक सहभाग भी होता है, गतिशीलता ये आपकी विशेषता नहीं है सहयोग की। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार हैं। जाति तथा वर्ग ये किसके मुख्य प्रकार हैं, ये सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार हैं। क्या कह रहा है, जाति और वर्ग किसके मुख्य प्रकार हैं, सामाजिक स्तरीकरण के। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्राटिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें समाज को विभिन्न स्तरों या समूह में विभाजित किया जाता है। तो दो वर्गों में इसमें विभाजित किया गया है, जाति और वर्ग। कास्ट और क्लास, जाति और वर्ग क्या होता है, जाति क्या होता है, तो जाति यह स्तरीकरण का एक बंद रूप है, ठीक है। इसमें व्यक्ति की स्थिति जन्म से निर्धारित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था, मान लीजिए आप कि जिस जात के हैं, तो आपके जो जात है वो जन्म से ही आपके ऊपर निर्धारित है ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब वर्ग क्या है, क्लास क्या है, तो यह स्तरीकरण का एक खुला रूप है। यह मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति, शिक्षा और व्यवसाय पर आधारित होता है। व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता से अपना वर्ग बदल सकता है। उदाहरण है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया के दो आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए संपर्क एवं संचार ये सामाजिक प्रक्रिया के दो मुख्य आवश्यक तत्व हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। कैसे, चलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए समाजशास्त्र में विशेष रूप से रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस जैसे विद्वान के अनुसार किसी भी सामाजिक प्रक्रिया के अस्तित्व में आने के लिए दो बुनियादी तत्वों का होना अनिवार्य है। कौन कौन से दो बुनियादी अनिवार्य तत्व हैं, पहला है सामाजिक संपर्क यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यह सामाजिक प्रक्रिया का पहला चरण है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसे संपर्क कहा जाता है। अच्छा भैया, कम्युनिकेशन क्या है, केवल शारीरिक स्थिति काफ़ी होती नहीं है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या प्रतीकों का आदान प्रदान करते हैं तभी सामाजिक यानी अंतःक्रिया इंटरेक्शन पूरी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत से कौन जुड़ा है। सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत से कौन जुड़ा है, कार्ल मार्क्स जुड़े हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा खुले स्तरीकरण का उदाहरण है। खुले स्तरीकरण का उदाहरण देखें, इनमें से कोई नहीं है। धर्म आपका थोड़ा बहुत है लेकिन ये पूरी तरीके से लचीला नहीं है, खुले स्तरीकरण में ये नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए धर्म आपका परिवर्तन हो सकता है, आपके इच्छा के अनुसार हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लैक्सिबल नहीं है समाजशास्त्र को लेकर के, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा करके चले आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बुक आपने पढ़ा है। देखिए समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जर्मनी में। समाजशास्त्र का जो जन्म है यह फ्रांस में हुआ था, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, जन्म हुआ था। अच्छा इसके बारे में बताइए गुरुजी, चले देखते हैं। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जन्म फ्रांस देश में हुआ, जहां फ्रांसीसी दार्शनिक आगंस कांटे ने 19वीं सदी में इस विषय की नींव रखी, ठीक है। आगंस कांटे जिन्हें समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है, उन्होंने 1838 में इस शब्द का प्रयोग किया। अच्छा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सोशियोलॉजी के पिता कौन है, आगंस कांटे हैं। पूछता है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो समाजशास्त्र नाम है, इसका पहली बार उपयोग किसने किया, आगंस कांटे ने। कब किया था, 1838 में, ठीक है ना। अच्छा आगंस कांटे किस देश के रहने वाले थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांसीसी आपके सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र का आरंभ कब हुआ, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो गुरुजी 1919 में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट है कि भारत में समाजशास्त्र का जन्म हुआ। अच्छा भैया तो समाजशास्त्र का जन्म भारत में हुआ तो पहली बार कहाँ पढ़ाया गया था, ये भी अनिवार्य है। तो भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय यानी वर्तमान में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट इमाइल दुर्खीम का है, इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो पार्क एवं बर्गेस ने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है, सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें की पॉइंट देख लीजिएगा, मिस नहीं करना है। रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस ने अपनी बात प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशोलॉजी 1921 में समाजशास्त्र को सामूहिक व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। क्लियर हो गया। अच्छा आगे जो आपके ऑप्शन में थे मैकआइवर पेज, हर्बर्ट स्पेंसर और ग्लिन, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। देखिए मैकआइवर एवं पेज, इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के जाल यानी सोशल रिलेशनशिप के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। ये हर साल पूछा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं पूछेगा तो भी कोई बात नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में ये पूछ लेगा। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर क्या है, इन्हें सामाजिक डार्विनवाद के लिए जाना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद के लिए जाना जाता है, उन्होंने समाज की तुलना एक जीवित जीव से की थी, ठीक है ना। अच्छा गिलिन क्या है, तो इन्होंने समाजशास्त्र को जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाली अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, मैकआइवर एवं पेज ने। मैकआइवर एवं पेज ने कहा था कि जहां कहीं भी जीवन है वहां क्या है, समाज है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कल्चरल सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। कल्चरल सोशोलॉजी नामक पुस्तक को किसने लिखा है, जेपी गिलिन एवं जे.एल. गिलिन। जैसे गिलिन एवं गिलिन लिख के देता है ना, तो इनका पूरा नाम भी याद कर लीजिएगा, इनका नाम है जेपी गिलिन और जे.एल. गिलिन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कि विज्ञान पद्धति का सहगामी है न कि विषय वस्तु का, यह किसका कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो कार्ल पियर्सन ने कहा था और स्टुअर्ट चेज ने कहा था कि विज्ञान पद्धति का सहगामी है न कि विषय वस्तु का। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुस्तक व्हाट इज सोशोलॉजी के लेखक कौन है। व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है,
तो एलेक्स इंकल्स ने व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं बिरकांत और मैक्स वेबर, ठीक है ना। इन दोनों का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउस का बहुत कम इसमें नाम जाना जाता है, लेकिन फिर भी इसे हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। हाउस का उतना नाम फेमस नाम नहीं है इसको स्वरूपात्मक संप्रदाय को लेकर, लेकिन इन्होंने कुछ इसमें ऐड किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चले क्लियर हो गया। देखिए मेरे पास अगर समय बच गया आज, तो शाम तक मैं आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का फर्स्ट सेमेस्टर का आपको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चले देखिए पूछा गया है, 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक इस कारण मानवशास्त्री नहीं मानते, क्योंकि क्योंकि यह धर्म और दर्शन पर आधारित था, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के जो विचारक थे इस कारण से समाजशास्त्री नहीं मानते थे। यानी देखें यूरोप में जो समाजशास्त्री थे वो भारत के समाज को समाजशास्त्र के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते थे, क्योंकि यहाँ पर धर्म और दर्शन था, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या था, वर्ण व्यवस्था थी, धर्म एवं दर्शन यहाँ था, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अभी आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखें 19वीं शताब्दी तक भारत का सामाजिक चिंतन मुख्य रूप से वेदांत, उपनिषद, भक्ति और कर्म कांड जैसे धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों पर आधारित था, न कि वैज्ञानिक या अनुभवजन्य विधियों पर, ठीक है। यूरोपीय विचारक जैसे अगन्स कांटे और उनके अनुयायी यानी उनको चाहने वाले समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अनुशासन मानते थे, जो औद्योगिक क्रांति, तर्कवाद और प्रबोधन युग से विकसित हुआ। इसलिए भारत के चिंतन को वे समाजशास्त्री नहीं मानते, क्योंकि यह धर्म और दर्शन से गहराई से जुड़ा था, न कि तटस्थ सामाजिक विश्लेषण से, ठीक है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में समाजशास्त्री चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नांकित में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। तो जीएस घुरियो को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर पूछा गया है कि समाजशास्त्र न तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और न ही दासी, बल्कि यह तो एक विज्ञानों की बहन है। यह कथन किसका है। यह स्टेटमेंट बार्न्स और बेकर ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। तो क्रोएबर महोदय ने समाजशास्त्र को सामाजिक मानव शास्त्र की जुड़वा बहने कहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्रेजर जादू को मानते हैं। फ्रेजर जादू को क्या मानते हैं, आभासी विज्ञान मानते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है कि मनुष्यों का एक समूह जिसे सामान्यतः उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है उसे कहा जाता है। अच्छा मान लीजिए आप लोगों के गांव में, ठीक है ना, कई लोग हैं, 15 लोग 20 लोग हैं, अगर वो क्या हो रहे हैं, सामान्य उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सामाजिक संगठन। मान लीजिए मूर्ति विसर्जन करना है, 15-20 लोग आ गए, तो क्या हुआ, सामाजिक संगठन है, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्या है, किसने सामान्य बोध, याद रखिएगा, सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध के अंतर तथा संबंध को स्पष्ट किया। क्या कह रहा है, सामान्य बोध और समाजशास्त्री बोध, इनके बीच में अंतर संबंध को स्पष्ट किया है किसने, तो हारालंबोस ने किया है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है, हारालंबोस, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 का। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माइकल हारालंबोस ने अपनी पुस्तक सोशोलॉजी थीम्स ऑफ पर्सपेक्टिव में इस अंतर को समझाया है। क्लियर हो गया। पूछेगा कि सोशोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है, माइकल हारालंबोस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है। देखिए मुख्य रूप से स्वरूपात्मक विचारधारा से जो नाम जुड़ा है वह जॉर्ज सिमेल का नाम जुड़ा है, ठीक है ना। हब हाउस का मैंने कहा था कि नाम जुड़ा है, लेकिन इनका बहुत कम रूप में इनको जाना जाता है इस चीज़ को लेकर के। तो जॉर्ज सिमेल का नाम जो है मुख्य रूप से स्वरूपात्मक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, चलें पूछा गया है आपसे इसमें, एक सेकेंड। देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा इसके नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। समिति आपका छात्रों का संगठन क्या है, समिति के अंतर्गत आता है तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा। समुदाय किसके अंतर्गत आता है, जनजातियों के अंतर्गत, तो बी का आपका चौथा हो गया। संस्था आपका क्या है, संस्था एक अंतर्विवाह के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, सी का तीसरा हो गया। प्रथा क्या है, प्रथा एक विवाह है, ठीक है ना, प्रथा क्या है, एक विवाह क्या है, प्रथा है, तो डी का आपका पहला हो गया। 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिएगा, मजा आ जाएगा और कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। क्षैतिज समूह तथा समूह का वर्गीकरण, क्षैतिज समूह तथा समूह का वर्गीकरण देने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है, तो मिलर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, चले और मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। मैंने कहा था इसमें सोरोकिन का नाम भी जुड़ा है। देखिए क्षैतिज समूह और ऊर्ध्वाधर समूह का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख समाजशास्त्री पी.ए. सोरोकिन हैं, तो गुरुजी उनका नाम ही नहीं है ऑप्शन में, तो क्या करें, तो मैंने कहा था मिलर भी हैं, ठीक है ना, मिलर भी हैं क्षैतिज समूह और समूहों का वर्गीकरण करने में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिलर का नाम नहीं देता है तो सोरोकिन का नाम देता है, याद रखिएगा। अच्छा दोनों ने दिया है, दोनों ने, मान लीजिए मिलर और सोरोकिन ने, दोनों ने क्षैतिज समूह का वर्गीकरण किया है और ऊर्ध्वाधर समूह का, तो दोनों में अंतर क्या है, तो क्षैतिज समूह और ऊर्ध्वाधर समूह का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख समाजशास्त्री पी.ए. सोरोकिन है। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कैसे वर्गीकरण किया है, तो इन्होंने सामाजिक समूहों को उनके सदस्यों के बीच समानता या असमानता के आधार पर बांटा। क्षैतिज समूह समान स्थिति वाले और ऊर्ध्वाधर समूह विभिन्न स्तरों वाले होते हैं। अच्छा मिलर ने कैसे इसमें विभाजित किया था, तो मिलर ने भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समूहों की बात की है, जहां क्षैतिज समूह समान स्थिति वाले होते हैं और ऊर्ध्वाधर समूह पदानुक्रम यानी हायरार्की वाले होते हैं मिलर के अनुसार, ठीक है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया ना, अब एकदम स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, समनर ने किस पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया। फोकवेज पुस्तक में समनर ने, ठीक है ना, संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नांकित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा। क्षेत्रीय समूह, जनजाति को क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में देखिए हम की भावना शामिल होता है, दायित्व की भावना भी होता है, निर्भरता की भावना भी होती है, लेकिन स्वार्थ की भावना आपकी नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, यह किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, तो यह किसने कहा था, बिल्कुल मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, तो सापेक्षिक अभाव बोध है, ठीक है ना। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार सापेक्ष अभाव बोध है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। कैसे, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं बता दूं। देखिए आर के मर्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। इसके अनुसार व्यक्ति जब किसी दूसरे समूह को अपना संदर्भ समूह मानता है तो उसके पीछे मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण सापेक्षिक बंधन या सापेक्षिक अभाव बोध होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है,
सापेक्षिक अभावबोध की अवधारणा किसने दी थी, ये भी पूछता है। और प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय का अभाव है, बाकी मैं PDF भी आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आता। नातेदारी संबंध के अंतर्गत मित्र की पत्नी आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना। भाई की पत्नी, पत्नी का भाई और बहन का पति, ये आपके नातेदारी के संबंध में आएंगे। मित्र की पत्नी नहीं आती है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखें, मानव समाज पशु समाज से किस अर्थ में भिन्न है। मानव समाज पशु समाज से किस अर्थ में भिन्न होता है, तो मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर है कि पेंटर्स ऑफ कल्चर, क्या कह रहा है, पेंटर्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं कौन, बेनेडिक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आगबर्न महोदय ने दी थी। 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। देखें, अभौतिक संस्कृति यानी नॉन मटेरियल कल्चर की अवधारणा मुख्य रूप से विलियम्स फील्डिंग आगबर्न से जुड़ी हुई है। इन्होंने सांस्कृतिक विलंब की अवधारणा दी। पूछता है ना, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी, आगबर्न महोदय ने दी थी। ठीक है, जिसमें अभौतिक संस्कृति यानी विचार कानून, भौतिक संस्कृति जैसे तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती है। ठीक है, अच्छा, जो आपके ऑप्शन में थे सोरोकिन, मैक्स वेबर और पेरेटो, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, सोरोकिन इन्होंने संस्कृति चक्रीय सिद्धांत और संवेदी वैचारिकी और आदर्शवादी संस्कृतियों का वर्गीकरण दिया। पूछता है संस्कृति चक्रीय सिद्धांत का वर्गीकरण किसने किया, सोरोकिन ने किया है। आदर्शवादी जो समाजशास्त्र के अंतर्गत आदर्शवादी विचारधारा है, इसका वर्गीकरण किसने किया, सोरोकिन ने किया। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब मैक्स वेबर कौन है, तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी और प्रोटेस्टेंट यानी नैतिकता जैसे सिद्धांतों पर काम किया है। ठीक है, विल्फ्रेड पेरेटो कौन है, तो इन्होंने अभिजात वर्ग के परिसंचरण का सिद्धांत दिया। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अभिजात वर्ग के परिसंचरण यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे पूछेगा, परिसंचरण के जगह परिभ्रमण लिख करके देता। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है, विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने दिया है, समाज स्वयं मुद्रित है। समाज स्वयं मुद्रित है, यह इमाइल दुर्खिम ने स्टेटमेंट दिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति का मुख्य वाहक है भवन, सड़कें, प्रतीक या फिर व्यक्ति। संस्कृति यानी कल्चर का जो मुख्य वाहक है वो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 51 नंबर, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें कहा जा रहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह किसने कहा था, हर्ष कोविड ने। हर्ष कोविड ने कहा था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता में होने वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका नाम है प्रगति। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है बहुकोषी जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास संस्कृति है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक पुस्तक है, द कंसेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। पुस्तक किसने लिखी है, इस पुस्तक को लिखा है किसने, SP नागेंद्र ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लघु समुदाय की मुख्य विशेषता है। लघु समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है, छोटा आकार, आत्मनिर्भरता, सजातीयता, ये सभी हो जाएंगे। 55 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है। समुदाय से इसमें से देखें, व्यापक, समुदाय में व्यापक उद्देश्य होता है, सामान्य नियम भी होते हैं, विशिष्ट नाम भी होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। समुदाय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं आपको जान लेना अनिवार्य है। देखें, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोगों का समूह होता है, समुदाय में हम की भावना होती है, सामूहिकता,
ठीक है ना। अस्थायित्व होता है समुदाय में, विशिष्ट नाम होता है, सामान्य नियम व संस्कृति होती है, व्यापक उद्देश्य होता है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है समुदाय में, ठीक है। ये सारी समुदाय की विशेषताएं हैं। ये सभी मिलकर समुदाय बनाते हैं जो एक निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक जीवन कुल संगठन है, जैसे गांव, कस्बा या फिर शहर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालय किस समूह का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, अंतर समूह या बाह्य समूह? महाविद्यालय आपका द्वितीयक समूह का उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? समाज के बारे में तो देखें, समाज एक जटिल संस्था है, बिल्कुल करेक्ट है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, बिल्कुल है, मैकाइवर होमपेज ने कहा था, ठीक है। अच्छा, समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक नहीं है, यह आपका गलत कथन है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। व्यक्तित्वों के अंतर्व्यक्तीय कम संबंध, अच्छा देखिए ये टाइपिंग में गलती हो गई है, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? द्वितीयक समूहों में, तो द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता है? समुदाय की विशेषता क्या होती है? तो स्थानीय क्षेत्र, एक अस्थायी भूभाग होता है समुदाय का, ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने बंदी गृह को क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जेल, ठीक है ना। तो किसने जेल को समुदाय के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है? किसने बंदी गृह को समुदाय के रूप में स्वीकार किया है? मैकाइवर और पेज ने जेल को समुदाय के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 2024 में कि निम्नांकित में से किसे समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाएगा? तो जिला जेल इसमें लिखा हुआ था, तो जिला नहीं लिखा होता तो और अच्छा होता। मैकाइवर एवं पेज ने जेल को एक संपूर्ण समुदाय का उदाहरण माना है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा खुले स्तरीकरण का उदाहरण है? खुले स्तरीकरण का उदाहरण क्या है? तो देखें इसमें मैंने कहा था धर्म है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। खुले स्तरीकरण का मतलब क्या होता है? देखें समाजशास्त्र में खुले स्तरीकरण यानी ओपन स्ट्राटिफिकेशन उस व्यवस्था को कहते हैं जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा और प्रयासों के दम पर अपनी सामाजिक स्थिति या वर्ग को बदल सकता है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्या है 64 नंबर, जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं विभेदीकरण कहते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सी व्यावसायिक गतिशीलता द्वारा विशेषीकृत है? अर्थव्यवस्थाओं में क्या कर रहा है? व्यावसायिक गतिशीलता द्वारा विशेषीकृत है, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं। देखिए पूछा गया है जब एक परंपरागत समाज औद्योगिक समाज के रूप में रूपांतर करता है तो वहाँ सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परंपरागत समाज में स्तरीकरण का कौन सा आधार प्रभावित होता है? प्रभावी होता है। तो इसमें देखें जो भूमि पर अधिकार है, परंपरागत समाज में स्तरीकरण का कौन सा आधार? तो स्तरीकरण में जो भूमि का अधिकार है ये सबसे प्रभावी होता है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन उदाहरण है, किसके उदाहरण है? उदग्र गतिशीलता के उदाहरण है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक संस्तरण का मुख्य आधार रहा है? तो देखें इसमें वर्ण रहा है और जाति भी रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जाति और वर्ण ये दोनों भारतीय समाज में सामाजिक संस्तरण के मुख्य आधार रहे हैं, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने उदग्र गतिशीलता का उल्लेख किया है?
तो पी ए सोरोकिन ने किया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 70 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।